दोस्तों जय हिंद। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है प्रीवियस ईयर से रिलेटेड। ठीक है, तो फटाफट हम डेट देख लेते हैं, उसके बाद बात करते चलेंगे बीच बीच में। और कोई बात हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, जवाब आपको 100% मिलेगा। वीडियो आपको पसंद आएगा तो हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य, ये 24 जनवरी 2023 का शिफ्ट है, फर्स्ट शिफ्ट। ठीक, तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था भारत में, है ना। तो देखो, आश्रित आश्रित बनाना किसी का, न्यून नहीं, एक सूचना एवं तकनीकी राष्ट्र। सबसे पहले हम आत्मनिर्भर होना चाहते थे। ठीक है, और इसी समय ये जो पंचवर्षीय योजना है वो उसका कार्यकाल कितना है, तो 61 से 66। ठीक, तो इस समय क्या हुआ, कृषि क्रांति। ठीक है, हरित क्रांति, हरित क्रांति की शुरुआत हुई अपने देश में। ठीक है, इसी इसी योजना में। तो ये प्रश्न एक इंपॉर्टेंट है, पूछता है। दूसरा क्या पूछता है, 1962 में और 1965 में। ठीक है, ये युद्ध हुए भारत चीन के साथ, भारत पाकिस्तान के साथ। तो ये पूछता है किस वर्ष हुआ, मतलब किस वर्ष नहीं, किस पंचवर्षीय योजना में हुआ, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, और प्रधानमंत्री कौन, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाद में लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट प्रश्न है, छठे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2020 की थीम क्या थी। तो योग दिवस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी जी बने, ठीक है, प्रधानमंत्री बन गए 2014 में, तो पहली बार ये प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र के पास रखे थे सितंबर, ठीक है, सितंबर में 2014 में। ठीक है, लेकिन इसको जो संयुक्त राष्ट्र है वो इसको मंजूरी कब दिया, तो दिया इसको दिसंबर में। ठीक है, ठीक है, 11 दिसंबर 2014 को ही दे दिया, और तब से लेके मनाया जा रहा है। और पहली बार कब मनाया गया, तो 21 जून 2015। ठीक, याद रखना, ये पूछा जाएगा। अभी हाल में, ये 2020 का छोड़ो, ठीक है, अभी हाल में 2024 में जो मनाया गया उसका थीम क्या है ना, उसका थीम क्या है, तो महिलाओं के लिए, है ना, महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण के लिए योग। ठीक, ये इसका थीम है 2024 का, याद रखना, योग दिवस का। ठीक, महिलाओं के सशक्तिकरण में योगा कैसे अपना भाग, मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पतंजलि महाभाष्य लिखे थे, है ना, महाभाष्य योग पर लिखी पुस्तक है ये, याद रखिएगा। किसने लिखा है, तो पतंजलि। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत से संबंधित है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार से संबंधित जो है वीडियो मिल जाएगा आपको। ठीक, जरूर जाकर के देखिएगा, इसका प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा आपको, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही देखना मिलेगा। ठीक है, थोड़ा ही, मतलब थोड़ा ही ढूंढने से मिल जाएगा। फटाफट थोड़ा सबसे बात कर लेंगे तो पता चल जाएगा खुद ही। अनुच्छेद 17 मौलिक अधिकार से संबंधित प्रश्न रेगुलर पूछेगा, कहीं कोई मतलब इसमें शक नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, तो 17 अनुच्छेद जो है वो क्या कहता है, छुआछूत, है ना, अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, छुआछूत। ठीक है, अस्पृश्यता का। अनुच्छेद 16 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 16 कहता है जो नौकरियां हैं ना, जिस जो भी सरकारी नौकरी है या नियुक्ति है, ठीक है, नौकरी में क्या मिलेगा, तो सबको समानता मिलेगा, ये कहता है कौन, अनुच्छेद 16। ठीक है, अनुच्छेद 18 जो है वो स्वतंत्रता से संबंधित है, अभिव्यक्ति की आज़ादी, नौकरी करने की आज़ादी, घूमने की आज़ादी, है ना, बहुत सारा चीज़ है इसमें, अभिव्यक्ति की आज़ादी, ठीक है, व्यापार करने की आज़ादी, संगठन बनाने की आज़ादी, इससे रिलेटेड पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा, आप जरूर देखिएगा। अनुच्छेद 18 जो है वो कहता है उपाधियों का अंत। ठीक है, तो शिक्षा और सेना से संबंधित जो उपाधि है ना उसको रख सकता है, बाकी जो उपाधि है वो अंत कर दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 18।
गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, ठीक है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है ना वो स्वर्णिम वाला, ठीक है, याद रखना इसका एक्चुअली क्या नाम है, स्वर्णिम चतुर्भुज। गोल्डन है ना, क्वाड्रिलेटरल, ठीक, स्वर्णिम, ठीक है, चतुर्भुज, याद रखना। ये जो है किसको किसको जोड़ता है, तो ये दिल्ली, D4 दिल्ली, नीचे चेन्नई C4, है ना, इधर पश्चिम पूर्व में क्या, कोलकाता, और इधर दक्षिण पश्चिम में क्या, तो मुंबई, ठीक है, इसको जोड़ता है ये, ठीक है। ये जो योजना है, कुछ योजना जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी के समय चलाया गया, तो ये 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी इसके शिलान्यास किए थे, शुरुआत किए थे, ठीक है, याद रखना 1999 में, ठीक है। और एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है ना, प्रधानमंत्री PM है ना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये भी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में चला था, जो बहुत ही खतरनाक योजना है ना, जो गांवों में सड़क का मतलब विस्तार किया, ठीक है। वो भी कब शुरू किया गया था, तो 2000 में। ये प्रश्न भी बहुत पूछता है, याद रखना। तो इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और नागपुर नहीं, झांसी नहीं, कोलकाता, है ना, कोलकाता, ये इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा हरित क्रांति का एक लाभ है, देखो हरित क्रांति का भारत सरकार को क्या मिला इसमें, मतलब भारत को क्या, भारत सरकार को क्या, हमारे को क्या मिला, पूरे देश को क्या मिला, तो खाद्यान्न के मूल्य में वृद्धि नहीं, है ना, मूल्य में कैसे वृद्धि होगा, खाद्यान्न के आयात में वृद्धि, अब हरित क्रांति भी किए हम और उसकी वृद्धि होगा नहीं। हरित क्रांति का उद्देश्य ही क्या था, तो इसका उद्देश्य ही था भारत में जो खेती बाड़ी है या खाद्यान्न के मामले में हम आत्मनिर्भर बने, मतलब इतना तो कम से कम उगा सकें कि हमारा देश जितना खा रहा है, हम सब जितना उपयोग कर रहे हैं उतना तो कम से कम उगा सकें, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता, ठीक। इसको शुरू कब किया गया, तो 1960 के दशक में शुरुआत किया गया। किस किस राज्य को यहाँ पे फायदा हुआ, तो पंजाब, ठीक है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ यहाँ पर, ठीक है, पहले वाले में 1960 में। इसमें उपयोग क्या किया गया था, तो हाई यील्ड, उच्च उत्पादकता वाले जो वैरायटी है, किस्म है, उसका उत्पादन किया गया, ठीक है। इसका नेतृत्व कौन किया, तो MS स्वामीनाथन, कृषि मंत्री, मतलब कृषि वैज्ञानिक, जिनको हाल में 2024 में भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। गंगोत्री ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है, ये सभी को पता होगा, है ना, लेकिन थोड़ा बात कर लेते हैं। ये जो है ना भारत का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ठीक है। गंगोत्री जो है वो दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। किसी दिन गंगा नदी के जो पूरा तंत्र है ना, गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है, अपवहन तंत्र, वो पूरे सिस्टम के बारे में हम एक दिन पूरा फोटो में बताएंगे। एक्चुअली मेरा नोटबुक है ना वो नहीं मिल रहा है, नहीं तो नोटबुक हम जो पढ़े हैं ना सर से, वो अभी SDM है, हमारे शायद झारखंड में ही SDM है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं झारखंड या बिहार में, लेकिन SDM है अभी, ठीक है। तो ये ग्लेशियर जो है वो गंगोत्री कहाँ पे है, उत्तराखंड में, ठीक है। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। पहला कौन सा है, तो पहला है सियाचिन, ठीक है। और सियाचिन के बारे में अगर आपको पता हो तो अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा सा सुन लो। ये पूरी दुनिया का सबसे ऊंची युद्ध भूमि है, ठीक है, सबसे ऊंचा, है ना, युद्ध भूमि, ठीक। यहाँ पे बहुत सारे सैनिक जो है हमारे, मतलब सर्दी और ग्लेशियर के टूट जाने से, नुकसान होने से ज़्यादातर मतलब शहीद हो जाते हैं, है ना। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल को एक निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र यूनियन टेरिटरी के प्रशासक के रूप में नियुक्त करने के लिए अधिकृत करता है। ऐसे राज्यपाल कितने में है, 153 में, है ना, याद रखना। लेकिन इस प्रश्न के लिए संघ और राज्य क्षेत्र कितने अनुच्छेद में है, तो वो याद रखिएगा, कितने से कितने अनुच्छेद में है, यूनियन टेरिटरी किस किस अनुच्छेद में है, तो भाग 8 में है, ठीक है, याद रखिएगा। और 239 से 41, ठीक, ये इसका यूनियन टेरिटरी किस में है, तो 200 सॉरी भाग 8 और 200
200 ठीक, 239 से 241। तो इसका सही जवाब लेकिन होगा कौन सा? तो 231 नहीं, 237 नहीं, 238 नहीं, 239। ठीक है, याद रखना। यूनियन टेरिटरी से प्रशासक भारत सरकार जो करती है। किस राजनीतिक नेता ने मई 2022 में उत्तराखंड में चंपावत निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव जीता? देखो, इसमें अगर हमको कुछ भी नहीं पता होता ना तो भी आराम से कर सकते थे, है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा में क्यों जाएंगे, है ना, नहीं जाएंगे। जगत प्रकाश नड्डा ये भी विधानसभा में क्यों जाएंगे, ये राज्यसभा के सांसद हैं और बीजेपी के क्या है, अध्यक्ष हैं, है ना, ये क्यों जाएंगे। पीयूष गोयल भी राज्यसभा के सांसद हैं और क्या है इनके पास, तो उद्योग एवं क्या बोलते हैं, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है ना, ठीक है, राज्यसभा के सांसद हैं। तो कौन बचा? पुष्कर सिंह धामी। एक्चुअली ये कौन है? तो ये है उत्तराखंड के सीएम। ठीक, याद रखना। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कुल कितने द्वार थे? देखो, मेगास्थनीज जो है ना, वो भारत में आया कब? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ठीक, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया। ठीक है, ये बड़ा ही विस्तार से लिखा है अपने देश के बारे में इंडिका पुस्तक में। ठीक है, पूछता है बुक के बारे में तो याद रखना। ठीक है, इंडिका पुस्तक के बारे में पूछता है। ये किसने लिखा है? तो मेगास्थनीज ने लिखा है, चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। ठीक है, इसको भेजा कौन? तो सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, और ये यूनान का शासक था, सेल्यूकस। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर भेजा किसको? मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में। और चंद्रगुप्त के दरबार में जब ये राजदूत बन के आया मेगास्थनीज, जो भारत के बारे में एक पुस्तक लिखा जिसका नाम क्या है? इंडिका। ठीक है, और इसमें बड़ा ही चर्चा किया है इसके बारे में। क्या क्या किया है? तो दो तीन चीज के बारे में जो पूछता है, तो दास प्रथा का उल्लेख इसने नहीं किया है। ठीक है, दास प्रथा का उल्लेख जो पूछता है नहीं किया है। ठीक है, ठीक है, यहां पे क्या बताया है? तो 7 वर्ण में बांटा है। ठीक है, भारतीयों को 7 वर्ग में बांटा है। कौन कौन सा? तो दार्शनिक, ठीक है, दार्शनिक, किसान, ठीक है, दार्शनिक, किसान, चरवाहा, व्यापारी, व्यापारी, है ना, व्यापारी, चरवाहा, कितने हो गए? 1 2 3 4 चरवाहा। उसके बाद योद्धा, पर्यवेक्षक, है ना, योद्धा, पर्यवेक्षक। ठीक, और एक अंतिम क्या है? पार्षद। ये सारे वर्गों में बांटा है किसने? मतलब ऐसा वो बता रहे हैं कि ऐसा समाज भारत का जो है वो बटा हुआ था। ठीक है, अलग अलग वर्ग थे ये। ठीक, तो मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र उस वक्त वहां की राजधानी थी। ठीक है, किसकी? मौर्य साम्राज्य की, मगध की। ठीक है, और क्या कहा है? तो वहां पे दरबार जो था ना, पूरा मौर्य साम्राज्य का पाटलिपुत्र, उसके कितने द्वार थे? तो ये है इसके सही आंसर 64। इसी बुक में इसने लिखा है, पूरा डिटेल में बहुत कुछ इसने लिखा है। ठीक है, बहुत जानकारी मिलता है मेगास्थनीज के बुक इंडिका से। जुलाई 2022 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त किसे बनाया है? ठीक है, तो मोहन मालवीय, सुमित बंसल नहीं, अभी भी एक्चुअली यही है। ठीक है, याद रखना। अभी इससे पहले सचिव के बारे में पूछा था, दिल्ली सचिव के बारे में, जिसका नाम क्या था? तो धर्मेंद्र, है ना, धर्मेंद्र कुमार। ठीक है, तो जब प्रश्न पूछता है तो एक ही टाइप के प्रश्न आसपास के पूछने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करना है? थोड़ा सा पढ़ते रहना है। जब भी प्रश्न एग्जाम सेंटर पे जाने को होगे, जब एग्जाम शुरू हो जाएगा, तब क्या करना है? फिर ट्रेंड को देखना है। क्यों? तो उससे सीखने को मिलेगा, इसलिए देखना है। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त किसको घोषित बनाया है, नियुक्त किया है? तो संजय अरोड़ा को। ठीक है, अभी भी यही है वर्तमान में भी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसको दिया गया है भाई? तो ये मेजर ध्यानचंद को नहीं, सचिन तेंदुलकर को नहीं, साइना नेहवाल को नहीं। ठीक है, ये किनको दिया गया है? तो विश्वनाथ आनंद को। 1988 में पहला ग्रैंड मास्टर बने थे ये भारत के। ठीक है,
फर्स्ट ग्रैंड मास्टर, ठीक है। और मिला कब? तो 1991-92 में। पहली बार ये पुरस्कार दिया गया कब? 1991-92 में। लेकिन ये जो पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अभी उसका नाम बदल गया है। इसमें राशि कितना मिलता है? तो 25 लाख रुपए, ठीक है। 25 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। 25 लाख रुपए मिलता है, याद रखना। राजीव गांधी खेल रत्न जो पुरस्कार है ना, उसका नाम अभी बदल दिया गया है हाल में। कब? तो 2000 अगस्त 2021 में बदल दिया गया, ठीक है। अगस्त 2021 में इसका नाम बदल दिया गया। क्या कर दिया गया भाई? तो मेजर ध्यानचंद, जिनके बर्थडे पर हम अभी खेल दिवस मनाए हैं अभी हाल में, ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक। इसका नामकरण हो गया है अभी बदली, याद रखना। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। और वर्तमान में युवा मामले और खेल मंत्रालय किनके पास है? तो मनसुख मंडाविया, ठीक है। वर्ष 2020 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को समाप्त करने की समय सीमा को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था? ठीक है। तो देखो ये हर 10 वर्ष में बढ़ाता है, ठीक है, याद रखना। इसके लिए कुछ नया नहीं है, 10 वर्ष में बढ़ता रहता है ये, ठीक है। जो SC ST है ना, SC ST, उनको रिजर्वेशन मिलता है किसमें? लोकसभा में, है ना, विधानसभा में। तो ये रिजर्वेशन को जो मिलता है उसको अगले 10 वर्ष के लिए 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, ठीक है। 2030 तक के लिए, याद रखना। अच्छा, ये संविधान संशोधन, कितना संविधान संशोधन है? तो ये है 104, ठीक है। मल्टीपल शिफ्ट में पूछता है तो कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए बता रहा हूं। ये इसका जो संशोधन है अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण के लिए, वो कितने? 104 अनुच्छेद है, ठीक है। 103 में क्या है? ठीक है। 102 में क्या है? 101 में क्या है? तो 101 में GST है, ठीक है। 102 में क्या है अगर बात करें तो वो है जो OBC है ना, OBC, उसका एक संवैधानिक गठन हुआ था ना जिसमें रिजर्वेशन को, तो उसको क्या किया गया? मतलब संवैधानिक निकाय बना दिया गया है ना, संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ठीक है। किसको? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, OBC का जो एक वर्ग आयोग बना हुआ था उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। किस अनुच्छेद के तहत, किस संशोधन के तहत? तो 102वां संविधान संशोधन। और EWS जो व्यवस्था की गई ना, 10% रिजर्वेशन, वो किस में है? तो 103 में है, ठीक, याद रखना। निम्न में से किसने वंदे मातरम गीत लिखा था? ठीक है, तो ये पता होगा, सीधी बात करेंगे हम, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी, ठीक है। ये कब? तो आनंद मठ से इनका लिया गया है, ठीक है। कभी कभी ये भी पूछता है किस उपन्यास से लिया गया है, तो आनंद मठ इनका उपन्यास है, किनका? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का। और इसी उपन्यास से इसको लिया गया है, किसको? तो वंदे मातरम को, ठीक है। अच्छा, इसको अपनाया कब गया? तो 24 जनवरी को, माफ करना, 24 जनवरी को 1950 में भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में इसको संविधान सभा ने, भारत के राष्ट्रीय गीत, ठीक है। और राष्ट्रीय गान भी है ना, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान भी जो जन गण मन है 24 जनवरी 1950 को ही शामिल किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन जो तिरंगा है अपना, तिरंगा है ना, तिरंगा है, उसको कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई, है ना, 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। 22 जुलाई 1947 को पहली बार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जो लिखी हुई है गीत वंदे मातरम,
उसको पहली बार कब गाया गया था, कई बार ये भी पूछता है, तो वो याद रखिएगा कि पहली बार कब गाया गया था, तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1896, कोलकाता अधिवेशन, ठीक है, 1896 ये पहली बार गाया गया था, ठीक है, याद रखना। और आनंद मठ है जो प्रकाशित कब हुआ था, तो 1882 में। राजा रेड्डी और राधा रेड्डी किस नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक है, तो इस बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं, राधा रेड्डी राजा रेड्डी के बारे में, ठीक है। तो वो किससे संबंधित है, बिना कोई फायदा ऑप्शन के सीधा कुचिपुड़ी टिक करना चाहिए, ठीक है। और ये कहाँ से है, तो आंध्र प्रदेश। सतरिया कहाँ से है, तो असम, असम, ठीक है। और इसके प्रतिपादक कौन, तो शंकर देव, ठीक है, शंकर देव। और कौन, तो जतिन गोस्वामी, है ना, जतिन गोस्वामी, ये सब मतलब प्रमुख कलाकार हैं, ठीक है, जतिन गोस्वामी। भरतनाट्यम के, तो भरतनाट्यम के अमला अक्किनेनी, अमला अक्किनेनी, है ना, अमला अक्की। अभी हाल में दो लोगों को मिला है, वैजंती माला बाली, वैजंती, पद्म विभूषण मिला है वैजंती माला बाली, ठीक है, इनको मिला है भरतनाट्यम के लिए, ठीक है। एक और व्यक्ति हैं, इसका नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, आप जरूर देखिएगा, इस पे आपको मिल जाएगा, नहीं तो एक बार। और एक और व्यक्ति हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति, जिनका निधन हो गया है अभी हाल में, लगभग 1 महीने हुआ है, यामिनी कृष्णमूर्ति। तो इससे रिलेटेड प्रश्न आपको बहुत देखने को मिलेगा, क्योंकि इनका हाल में निधन हुआ है और भरतनाट्यम से संबंधित है, ठीक है, याद रखना। मोहिनी अट्टम की बात करें तो मोहिनी अट्टम, अच्छा भरतनाट्यम कहाँ पे है, तो तमिलनाडु, है ना, तमिलनाडु, याद रखना। मोहिनी अट्टम, तो मोहिनी अट्टम से संबंधित कहाँ पे, पहले ये तो जान लेते हैं, केरल, केरल का एक और है कथकली और मोहिनी अट्टम, ठीक है। मोहिनी भगवान विष्णु के अवतार हैं, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। मोहिनी अट्टम में कौन है, तो कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा, ठीक है, ये भी प्रश्न बहुत पूछता रहता है, कल्याणी कुट्टी अम्मा, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा, ठीक है। मोहन, क्या नाम है, मोहिनी अट्टम, ठीक, कल्याणी कुटी, कलामंडलम कल्याणी कुटी अम्मा, ठीक, ये प्रश्न पूछता है। दूसरा एक और कौन है, तो तनकामणि गोपीनाथ, तनकामणि, है ना, तनकामणि गोपीनाथ, ठीक, याद रखना। कुंचू कुरूप किस नृत्य शैली के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं, तो सतरिया के बारे में बात कर चुके हैं अभी, सतरिया के जतिन गोस्वामी, है ना, बोर बयान भी हैं बहुत सारे। कुचिपुड़ी के बारे में अभी हम देख चुके हैं, राधा रेड्डी राजा रेड्डी, है ना, और भी बहुत हैं। और ये कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। तो इस पे भी रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा, लोग भी मिल जाएंगे कि कौन कौन से व्यक्ति इससे संबंधित है, सतरिया से भी मिल जाएंगे 5 6 7 लोगों का, मोहिनी अट्टम से भी मिल जाएगा, वो भी आप जरूर देखिएगा। कथकली, इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, कुंचू कुरूप जो है किस नृत्य शैली से व्यापक रूप से जाने जाते हैं, तो वो है कुंचू कुरूप, ठीक है। अच्छा, कथकली से संबंधित और एक दो व्यक्ति अगर हम देखना चाहें तो कौन कौन से होंगे, देखते हैं, ठीक है। कोटक्कल शिवरमन, ठीक है, शिवरमन, कुंचू कुरूप, शिवरमन, ठीक है। उसके बाद कौन, तो रीता गांगुली, रीता गांगुली, हालांकि बंगाली हैं लग रहा है नाम से, है ना, लेकिन कुछ कथकली से संबंधित व्यक्ति हैं, ठीक है, तो याद रखना। ये कहाँ का है, तो ये है केरल का। पिनरई विजयन वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल, है ना। भूमचू त्यौहार, है ना, भूमचू त्यौहार मुख्य रूप से भारत के निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। तो भूमचू जो त्यौहार है ना, वो एक्चुअली कहाँ मनाया जाता है, ये मनाया जाता है तिब्बत में, ठीक है, तिब्बत में। और तिब्बत के ही कैलेंडर पहले महीने के ही अनुसार मनाया जाता है सिक्किम के साथ, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, आंध्र प्रदेश में नहीं, यहाँ कहाँ पे, सिक्किम के साथ, ठीक है। तिब्बत और सिक्किम दोनों ये त्यौहार मनाता है। एक और त्यौहार के बारे में हम बात किए थे, लोसांग, है ना,
लोसांग के बारे में भी। और ये दोनों ही, ये भी त्यौहार जो है वो दोनों ही राज्य मनाते हैं, और ये प्रश्न भी पूछ चुका है। ठीक है, तो वीडियो आपको, त्यौहार से संबंधित वीडियो आपको मिल जाएगा चैनल पे, आप जरूर देखिएगा। उसका प्लेलिस्ट भी शायद बना होगा। ठीक है, नहीं तो आप कहीं से पढ़ो, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, बस सबको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न अगर अभी आप नहीं करोगे तो जब भी ट्रेंड में पूछा जाएगा ना तो होचपोच हो जाएगा, और एक साथ पूरा नहीं कर पाओगे। पहले से थोड़ा बहुत पढ़ा रहेगा तो उस वक्त रिविजन करना आसान हो जाएगा। ठीक है, सिक्किम के पास आ गए तो सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन? प्रेम सिंह तमांग, है ना, प्रेम सिंह तमांग। ठीक, राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल है ओम प्रकाश माथुर, गवर्नर। ठीक है, ओम प्रकाश माथुर। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट की तरफ हम आगे बढ़े। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है, अभी भारत मंडपम में मनाया गया है 2 दिवसीय जिला न्यायपालिका दिवस मनाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्षता में, या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह आयोजित किया गया है। ठीक है, इससे रिलेटेड एक वीडियो भी मिल जाएगा, आज ही सुबह पब्लिश किया है। ठीक है, तो आप जरूर देखिएगा। इससे रिलेटेड डाक टिकट जारी किया गया है मोदी जी के द्वारा, सिक्का जारी किया गया है। फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्या की है, तो ध्वज, नया ध्वज दिया है इनको, और प्रतीक चिन्ह भी का भी अनावरण किया है। ठीक है, तो अभी एक नया ध्वज दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को, और प्रतीक चिन्ह भी दिया गया है किनके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, उन्होंने कहा कि अपनी स्थापना के बाद से ही सुप्रीम कोर्ट ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की न्यायिक प्रणाली के सजग प्रहरी के रूप में अमूल्य योगदान दिया है। ठीक है, अपने संबोधन में विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम, ठीक है, अर्जुन राम मेघवाल जो है, गर्व व्यक्त किया कि स्वच्छ न्यायालय के 75 वर्ष की यात्रा पूरी हो गई है। स्वच्छ न्यायालय जो है अपने अस्तित्व में कब आया? तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इससे पहले वो फेडरल कोर्ट था, 1937 में 1935 अधिनियम के द्वारा स्थापित हुआ था। ठीक है, याद रखना, 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया, और अभी इसका हम 75वें वर्ष मना रहे हैं। अर्जुन राम मेघवाल जो है विधि न्याय मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार के। ठीक है, और ये है कहाँ के? तो बीकानेर राजस्थान के। ठीक है, बीकानेर राजस्थान का मतलब इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ठीक है, ये यहीं से जीत करके आए हैं, बीकानेर। श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया, इनके पास खेल मंत्रालय भी है ना। मनसुख मंडाविया ने कहा है, क्या कहा है? सरकार गिग और प्लेटफॉर्म, गिग का मतलब क्या होता है? जो फ्रीलांसर होते हैं ना वो। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। गिग वर्कर वह व्यक्ति होता है जो किसी एक कंपनी में काम करने के बजाय अक्सर एक साथ कई क्लाइंट्स के लिए अल्पकालिक प्रोजेक्ट आधारित काम करता है, जो फ्रीलांसर बोलते हैं शायद इसको, है ना, कि एक साथ अपना अपना काम कर रहा हो। जैसे हम कोई ऑनलाइन काम कर रहे हैं, आपके साथ भी उसके साथ भी 10-15 लोगों के साथ की एक एक 2-2 दिन का कोई प्रोजेक्ट है, एक वीडियो बनाना है मान लो, या फिर कोई एप्लीकेशन बनाना है, या कोई वेब डिजाइन करना है, इस तरह का काम जो करते हैं उसके लिए है। ठीक है, तो क्या करेंगे? प्लेटफॉर्म कर्मियों को एक सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए विभिन्न तरीकों पर सक्रियता से विचार कर रही है, और इनको जोड़ा किस में जाएगा? तो ई श्रम पोर्टल पर। ठीक है, किनको? तो जो गिग जो है वो, और प्लेटफॉर्म आधारित व्यक्ति जो काम कर रहे हैं वो। ठीक है, कौन कौन? तो ये गिग और प्लेटफॉर्म कर्मियों को किस पर जोड़ेंगे? तो ये जोड़ेंगे ई श्रम पोर्टल पर। ठीक है, पूछा जा सकता है कौन लॉन्च किया है? तो अपने मनसुख मंडाविया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज कहा कि अमृत स्टेशन योजना के तहत, अमृत स्टेशन योजना की अगर बात करें तो इसको लॉन्च कब किया गया, ये पूछता है। ठीक है, फरवरी 2023 में। ठीक है, किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा। ठीक है, ने कहा कि अमृत स्टेशन योजना के तहत उत्तर प्रदेश में कुल 157, अभी 157 हो गया है, लेकिन शुरुआत में इसमें कितने थे? तो 73। ठीक है, 550 से ज्यादा जो स्टेशन है उसका पुनरुद्धार किया जा रहा है, अमृत स्टेशन योजना के तहत पुनर्निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, वे पीलीभीत और मैलानी के बीच ट्रेन संचालन के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। अभी हाल में 3 जो है वंदे भारत एक्सप्रेस चलाया गया है। ठीक है, सॉरी क्या लिख दिया इसको, वंदे भारत एक्सप्रेस चलाया गया है।
वो कहाँ से कहाँ तक जोड़ा गया आप जरूर लिखिएगा, ठीक है। ये प्रश्न पूछेगा जब मल्टीपल शिफ्ट में ये प्रश्न पूछता है ना, तो ऐसे प्रश्न पूछने लग जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से महाराष्ट्र के 3 दिवसीय दौरे पर आएंगी, ठीक है। महाराष्ट्र जा रही हैं आज। पहले दिन वह कोल्हापुर के वारनानगर में श्री वारणा महिला सहकारी समूह के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगी। कहाँ पे? तो वारनानगर में श्री वारणा महिला सहकारी समूह में शामिल होंगी। कहाँ पे है ये? महाराष्ट्र में, ठीक है। एक बात। दूसरी बात है, दूसरे दिन वह पुणे में सिम्बायोसिस इंटरनेशनल डीम्ड यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में को संबोधित करेंगे। किसके? तो डीम्ड यूनिवर्सिटी है कौन सा? सिम्बायासिस, ठीक है, सिम्बायासिस इंटरनेशनल, ठीक है। 21वें दीक्षांत समारोह। और एक चीज याद रखिएगा, दीक्षांत समारोह पर अभी जो है अपना शिक्षा मंत्रालय एक जारी किया था अधिसूचना कि जितने भी जो दीक्षांत समारोह है वो जो अंग्रेजों के द्वारा वो एक ही तरह का वस्त्र पहना के पता नहीं क्या क्या टोपा पहना के काम करते थे ना दीक्षांत समारोह में, वो बंद होना चाहिए और अपने अपने स्टेट के हिसाब से अपने अपने वेशभूषा के हिसाब से इसको डिजाइन करना चाहिए उनके वस्त्र को, ठीक है। ये एक अच्छी पहल है। उन्होंने कहा क्या कि अंग्रेजों का दिया हुआ है उसको खत्म करना चाहिए, अपने अपने राज्य के हिसाब से जो जैसा पहनावा है जहां का उसके हिसाब से उसको डिजाइन करना चाहिए, ठीक है, याद रखना। इसके साथ ही वह मुंबई में महाराष्ट्र के विधान परिषद को भी संबोधित करेंगे, शताब्दी वर्ष समारोह में शामिल होंगी, ठीक है। किसका? तो महाराष्ट्र के विधान परिषद, मतलब महाराष्ट्र में विधान परिषद है, ठीक है, याद रखना। बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है ना। तो किस किस स्टेट में आप एक बार जरूर लिखिएगा, ठीक है। अपने दौरे के आखिरी दिन वह लातूर उदगीर में बुद्ध विहार का उद्घाटन करेंगे। कहाँ पे? तो लातूर जिला है एक महाराष्ट्र का, वहाँ पे उदगीर एक जगह है, वहाँ पे बुद्ध विहार का उद्घाटन करेंगी और शासन आवेदन दारी और मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के लाभार्थियों से भी मुलाकात करेंगी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि शासन आवेदन दारी, ठीक है, ये किसके द्वारा मतलब राज्य सरकार द्वारा ये योजना संचालन में है, ठीक है, ये चल रहा है। तो शासन आवेदन योजना जो दारी योजना है वो किसके द्वारा? MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नहीं समझना, महाराष्ट्र है, ठीक है, याद रखना। शासन आवेदन दारी जो है वो महाराष्ट्र की योजना है। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना ये भी किसका है? तो महाराष्ट्र का। ऐसे योजना जो होते हैं उसके बारे में पूछता है भैया ये योजना जो है वो किस राज्य सरकार द्वारा संचालित है, ठीक है। मुख्यमंत्री कौन? एकनाथ शिंदे। और राज्यपाल कौन? तो CP राधाकृष्णन है ना। पेरिस ओलंपिक 2024 में कल भारतीय एथलीट निषाद कुमार पुरुषों की ऊंची कूद में T47 जो होता है उनके शरीर की सक्षमता पे आधारित होता है, ठीक है, कि वो कितना उनके अंदर दिव्यांगता है, ठीक है, उसके हिसाब से ये कैटेगरी है, समझे। तो स्पर्धा में 2.04 मीटर के प्रयास के साथ रजत पदक जीता। कौन? तो निषाद कुमार रजत पदक जीत गए हैं ऊंची कूद में, ठीक है, याद रखना। एक और चीज कौन है? तो भारतीय पैरा एथलीट प्रीति पाल जो है वो 200 मीटर महिलाओं की स्पर्धा में T35, ठीक है, मैंने कहा ये T35 क्या है ये सब, तो फाइनल में वो कांस्य पदक जीतकर भारत के लिए एक और पदक पक्का किया। तो 5 पहले था और 2 यहाँ पे, एक रजत और एक ब्रॉन्ज, ठीक है, नाम याद रखना। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कंस्टिट्यूएंसी है ना, संसदीय क्षेत्र, वो वाराणसी में एक संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो वाराणसी में, पहली बात। दूसरी बात क्या है, इसके मुख्य भवन में क्या करने जा रहे हैं? तो वैदिक 3D संग्रहालय, एक म्यूजियम बनाने जा रही है। कौन? तो गवर्नमेंट जो है उत्तर प्रदेश की, ठीक है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है इसकी घोषणा किए हैं, ठीक है। संग्रहालय में क्या होगा? तो संग्रहालय में वैदिक साहित्य के विकास को प्रदर्शित किया जाएगा, ठीक है, जिसमें 16 संस्कार, 64 कलाएं, 18 विद्या संस्थानों को के साथ साथ भारतीय ऋषियों के योगदान पर प्रकाश डाला जाएगा, ठीक है। शास्त्रार्थ के परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा। क्या? तो ये जो संग्रहालय है वो वैदिक 3D संग्रहालय, ठीक है, कहाँ पे? वाराणसी, प्रधानमंत्री के लोक संसदीय क्षेत्र में, ठीक है, लोकसभा संसदीय क्षेत्र में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ पत्रकार और लेखक उमेश उपाध्याय के निधन पर शोक व्यक्त किया है, ठीक है, इनका निधन हो गया है, उमेश उपाध्याय
ऐसे प्रश्न पूछता है कि ये जो व्यक्ति है वो किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, इनका निधन हो गया है कैसे, तो ये निधन हो गया अपने घर पर ही थे। ठीक है, 4 मंजिला घर, वहां से किसी कारण से वो गिर गए, तो सर में चोट लगने की वजह से। ठीक है, कहाँ गया, ठीक है, देखो, सिर में चोट लग गई, उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी मौत की सूचना दी गई। ठीक है, तो वो गिर गए अपने ही दिल्ली में, कि दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में रहते थे, वहीं से गिर गए और गिरने से उनके सर में चोट लगी और उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, खास बात ये क्या है, तो ये लेखक हैं और पत्रकार हैं, कौन, उमेश उपाध्याय। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है। ठीक है, वेस्टर्न मीडिया नैरेटिव्स। ठीक है, वेस्टर्न मीडिया, ठीक है, वेस्टर्न मीडिया नैरेटिव्स, वेस्टर्न मीडिया नैरेटिव्स ऑन इंडिया। ठीक है, गांधी टू मोदी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो वेस्टर्न मीडिया है ना, वो हमेशा हमें नीचे दिखाने की कोशिश करती है। जैसे आप देखे होंगे भी हिंडनबर्ग जो शॉर्ट सर्विस, शॉर्ट टर्म के लिए जो एक जांच समिति है ना, हिंडनबर्ग, उन्होंने आरोप लगाया और अपने मार्केट को बड़ा नुकसान पहुंचाया। अभी हाल में एक और आरोप लगाया गया था मीडिया, विदेशी मीडिया के द्वारा, कि बांग्लादेश के जो छात्र हैं, ठीक है, 6 छात्र संगठन, सॉरी 6 जो छात्र संगठन है, उसके 6 छात्र नेताओं को भारत जो है वो बैन कर दिया है, वीजा नहीं देगा। ये भी अभी आरोप इसका गलत साबित हो गया है। तो ऐसे वो उल्टा सीधा काम करते रहते हैं। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि भारत ही एकमात्र देश अब बचा है जिसको विश्व शक्ति बनना है, इसके अलावा कोई दूसरा टक्कर में नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारे पास संसाधन है, जनसंख्या है, क्षेत्रफल है और विजन है। ठीक है, इसके अलावा जिसको बनना था, रसिया, अमेरिका, चाइना, ब्रिटेन, जिसको भी बनना था वो बन चुके हैं। अगर कोई देश बनेगा तो वो अपना देश भारत। ठीक है, तो वो डिले कर रहे हैं, बस रोकने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं कब तक ये कामयाब होंगे, बाकी हम होंगे कामयाब एक दिन, है ना। चलो इसी के साथ मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आएगा तो हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, जय हिंद।